बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स तलबा खैरियत से होंगे। आज माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, वैक्सीन एंड सीरा। तो इस चैप्टर नंबर 7 का जो है वैक्सीन और सीरा का आज हम इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 27 के अंदर। सबसे पहले है जी बायोलॉजिक्स। Biologics are the medicinal product derived from living plants or animal sources. Biological products are globulin, serum, vaccine, antitoxin, antibodies or antigen used in prevention or the treatment of disease called biologics. अब ये बायोलॉजिक जो हैं, बायो का मतलब लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, लॉजिक्स का मतलब प्रोडक्ट, सब्सटेंस, मवाद। तो ये मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं, यानी ये अद्वियात वाली जो हैं ये सब्सटेंस हैं, चीज़ें हैं ड्राइव्ड जो कि हासिल किए जाते हैं फ्रॉम लिविंग प्लांट्स। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं उनसे और एनिमल सोर्सेज या जानवरों से जो है हम इनको हासिल करते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिक कहते हैं। हम इनको लिविंग जानदार से या जो कुदरती तौर पर लिविंग सब्सटेंस है जिस तरह पौधे हैं, ठीक है, उनसे या जो एनिमल्स हैं उनसे हम हासिल करते हैं। अब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हैं वो ग्लोबुलिन है, सीरम है, वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन है, एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, ये ग्लोबुलिन जो है ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर लीवर में जो है प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, और हमारे इम्यून सिस्टम की मदद से लीवर जो है इसको प्रोड्यूस करता है, हमारे ब्लड के अंदर होती है। और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लीवर के फंक्शन को ठीक करना, ब्लड क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है ब्लड को क्लॉट कराने में, और इन्फेक्शन के एंगेज में जो है ये प्रोटीन काम करती है। ग्लोबुलिन आर द प्रोटीन made in the liver by immune system. It is very important for the fighting against infections और liver function. अब ये ग्लोबुलिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लीवर फंक्शन के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए और फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, या कोई भी इन्फेक्शन है उसके एंगेज में जो है उस इन्फेक्शन के खिलाफ जो लड़ती है हमारे इम्यून सिस्टम की मदद से। हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो जो फॉरेन पार्टिकल या पैथोजेंस वगैरह हैं या कोई हार्मफुल जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उनके एंगेज में उनके खिलाफ जो लड़ने के लिए प्रोटीन या हमारा जो प्रोडक्ट बनती है या जो सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर वो ग्लोबुलिन होती है। ग्लोबुलिन जो है ये हमारा लीवर के अंदर, जिगर के अंदर बनती है और ब्लड के अंदर मौजूद होती है, ब्लड को क्लॉटिंग फैक्टर भी देती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी ये लड़ती है। सीरम है, सीरम जो है ये अभी आगे इसकी डिटेल आएगी, सीरम वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सीरम क्या होता है। ये वैक्सीन वगैरह जितने भी है डिजीज़ को रोकने के लिए जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हिफाजती टीकाजात हो गए। एंटीटॉक्सिन, अब ये एंटीटॉक्सिन जो है, एंटीटॉक्सिन भी एक एंटीबॉडी है। ठीक है, ये प्रोटीन है, हमारा जो इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम जो है इसको बनाता है, फॉर्म्ड इन द बॉडी। एंड एंटीटॉक्सिन इज अ एंटीबॉडी फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बैक्टीरियल पॉइजन और टॉक्सिन एंड कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द टॉक्सिन। अब ये जो एंटीटॉक्सिन है, एंटीटॉक्सिन जो है हमारी बॉडी के अंदर बनती है, फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल पॉइजन। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या पॉइजन जो है, पैथोजन सब्सटेंस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं या उनका जो टॉक्सिन है या उनका नुकसान पहुंचाने वाला मटीरियल है या वो जो मवाद है
उन पैथोजेंस का वो हमारी बॉडी के अंदर जब आ जाता है तो उसके एंगेज में जो है ऑटोमेटिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, वो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, जो कि उन पैथोजन जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स का जो मवाद है, जहरीला मवाद है या टॉक्सिन्स हैं, उस मवाद को जो है वो ख़त्म करती है ये एंटीटॉक्सिन। एंटीबॉडीज आपको बताया था कि एंटीबॉडीज आर द दोज सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। यानी एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो हमारी बॉडी जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा इस एंटीजन को किल करने के लिए। और एंटीजन यूज इन प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। यानी हमारे बायोलॉजिकल वो प्रोडक्ट हैं, बायोलॉजिक्स वो प्रोडक्ट हैं जो बीमारी के इलाज और उसको रोकने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमें कुदरती तौर पर और या जिंदा जो सब्सटेंस है जिस तरह पौधे हैं या जानवर हैं उनसे हासिल होते हैं, और ये डिजीज़ को, बीमारी को इलाज करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनकी एग्जांपल मैंने आपको बताया, ग्लोबुलिन है, सीरम है, वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन है, एंटीबॉडी, एंटीजन वगैरह, ठीक है। अब ये एंटीजन तो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। तो ये तो हम कहते हैं कि ये पैथोजेंस है, ये वायरस, बैक्टीरिया वगैरह हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी बनती है बॉडी के अंदर। तो ये किस तरह बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो एंटीजन है, हम वीक एंटीजन जो है जो इन्फेक्शन कॉज नहीं करती, ठीक है, या डेड एंटीजन जो होती हैं, यानी जो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया डेड है, हमने उसको ले लिया या वीक है, ठीक है, उससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता, वो हम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं वैक्सीन की फॉर्म में। जिस तरह ये वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन में भी यही एंटीजन होती है। तो हमारी बॉडी समझती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई हार्मफुल पैथोजन आ गया, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है उसके एंगेज में जो है एंटीबॉडीज बना देती है। तो वैक्सीन का भी यही जो है प्रोसीजर है कि उसमें एंटीजन होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं, वो नुकसानदेह नहीं होती, ना ही उनसे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो उसके एंगेज में हमारी बॉडी जो है वो ये समझती है कि ये हमारे फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, तो उसमें एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के खिलाफ बन जाता है, हम उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम बना देता है। तो फिर जो आगे वो ही जो है बैक्टीरिया या वायरस जो है हमें इफेक्ट करेगा तो उसका हमें कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी ने जो उसके एंगेज में अपना दिफाई निज़ाम जो है मजबूत किया हुआ है, उसके एंगेज में जो है वो फोर्स ऑलरेडी बनाई हुई है। अब ये जो बायोलॉजिक्स हैं या बायोलॉजिकल्स हैं आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये जो बायोलॉजिक्स हैं हम इनको 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं, एक एंटीजन और दूसरा जो है वो एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीजन है, नंबर 1 है जी एंटीजन, द सब्सटेंस और फॉरेन पार्टिकल्स इंट्रोड्यूसिंग इनटू द बॉडी कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अब ये एंटीजन वो सब्सटेंस हैं या फॉरेन पार्टिकल हैं जिनको हम बॉडी के अंदर जब हमारे जाते हैं, इंट्रोड्यूसिंग इनटू द बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं, तो वजह बनते हैं द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी हमारी एंटीबॉडीज की वजह बनते हैं, ठीक है। उनकी वजह से एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होंगे तो वो एज ए एंटीजन होते हैं, या एंटीजन उस माइक्रोब्स के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है सरफेस के ऊपर वो एंटीजन होती है जिनको हमारे बॉडी डिटेक्ट करती है, और उसके एंगेज में जो हमारा दिफाई निज़ाम है वो फोर्स तैयार करता है उनको किल करने के लिए, मारने के लिए, वो होती है एंटीबॉडी। तो वो जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होंगे एंटीजन, तो उसके एंगेज में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर देगा, बना देगा, ठीक है। उसको एंटीजन कहते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो एंटीबॉडी बने, वो एंटीजन होती है। केमिकली एंटीजन्स आर द प्रोटीन ऑफ chemically antigens are the protein of high molecular weight of 10,000 Dalton।
अब ये जो केमिकली अगर कीमियाई तौर पर हम देखें, ये जो एंटीजन है ये एक प्रोटीन होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो 10,000 डेल्टॉन होता है। अब ये जो डेल्टॉन है ये यूनिट है, एक डेल्टॉन जो है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है, 1 ग्राम पर मोल। केमिकली एंटीजन्स आर द प्रोटीन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 10,000 डेल्टॉन पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड होता है यानी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एंटीजन जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड होता है, और डेल्टॉन जो है ये इसका वेट का यूनिट है। एक डेल्टॉन जो है वो 1 ग्राम के जो है वो इक्वल होता है। एपिटॉप, अब ये जो एपिटॉप है ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एपिटॉप इज द सिंपलेस्ट एंटीजेनिक मॉलिक्यूल। ये एंटीजेनिक मॉलिक्यूल है यानी एंटीजन का जो है ये मॉलिक्यूल है। द पार्ट ऑफ एन एंटीजन सरफेस टू विच एन एंटीबॉडी अटैचेज इटसेल्फ। ये एंटीजन का वो वाला हिस्सा है उसकी सरफेस का, उसकी सतह का, यानी जो फॉरेन पार्टिकल है जिसको हम एंटीजन कहते हैं उसकी सरफेस का वो वाला हिस्सा है जिसके ऊपर जो है एंटीबॉडी अटैच होती है। ठीक है, कि यानी कोई माइक्रोब जो है, पैथोजन जो है वो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, ठीक है, हमने उसको एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन की एंटीजन, वो एंटीजन जो है वो प्रोटीन की होती है, उसकी सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह के जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है या तो उनकी वो जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो प्रोटीन होती है उसके अंदर। तो वो जो प्रोटीन है वो एज ए एंटीजन उसको हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है, उसके अंगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। वो एंटीबॉडी जो है उस सरफेस के ऊपर, एंटीजन के ऊपर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसपे एंटीबॉडी ने जाके अटैच होना है। तो उस सरफेस का जो हिस्सा है उसको एपिटॉप कहते हैं। यानी एपिटॉप जो है is the simplest antigenic molecule which is present on the surface of antigen at which antibody are attaches itself, जिसके ऊपर एंटीबॉडी जो है वो अटैच होती है या जुड़ती है। नंबर 2 है जी एंटीबॉडीज। ठीक है, बायोलॉजिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर 1 एंटीबॉडीज हमने पढ़ा, नंबर 2 है जी नंबर 1 हमने एंटीजन पढ़ा। एंटीजन आर द सब्सटेंस which are introduced in the body and causes the formation of antibody। अब नंबर 2 है जी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन सब्सटेंस प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन टू किल फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, कि ये एंटीबॉडी जो है ये भी प्रोटीन होती है, प्रोटीन का एक पार्टिकल है, प्रोटीन से बना हुआ जो है एक जर्रा है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पैदा करता है, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। यानी वो एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर आई है तो उसके नतीजे में जो चीज़ पैदा होती है उस एंटीजन को किल करने के लिए या फॉरेन पार्टिकल को या पैथोजन को किल करने के लिए जो चीज़ पैदा होगी वो एंटीबॉडीज कहेंगे। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन सब्सटेंस। ठीक है, ये इसको हमने चैप्टर नंबर जो 6 है इम्यूनोलॉजी, उसमें हमने एंटीबॉडीज और एंटीबॉडी को डिटेल से डिस्कस किया है। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एन एंटीबॉडी आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडी कहते हैं। इज अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड मेनली बाय प्लाज्मा सेल दैट इज यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज पैथोजन सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जो है उनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है जी? ये एंटीबॉडीज ही हैं जो कि वाई शेप होती है, वाई शेप होती है इनकी, और ये प्लाज्मा सेल जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली प्लाज्मा सेल से ये प्रोड्यूस होती हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम जो है
कोई पैथोजेनिक, कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है उनको किल करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडी है, ये आर ऑफ 5 टाइप, ये 5 किस्म की होती है। एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन आर ऑफ 5 टाइप, ये 5 किस्म की होती है। IgA, ये पहले हमने इम्यूनोलॉजी में हमने इसे पढ़ा था, ये 5 एंटीबॉडी जो हैं। IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A, एंटीबॉडी A, जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है इन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन वाया inhibiting bacterial and viral adhesion to the epithelial cells and by neutralization of bacterial toxins, virus both extra and intercellular। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये फर्स्ट लाइन सबसे पहले जो है ये एक्ट करने वाली जो है ये फोर्स है, एंटीबॉडी है, प्रोटीन है कि कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ तो उस बैक्टीरिया को या वायरस को या पार्टिकल को एपिथेलियल सेल के ऊपर, हमारी बॉडी के जो एपिथेलियल सेल है उसके ऊपर अटैच होने से पहले जो है उसको यहाँ अटैच होने से रोकती है और उसको जो है किल करती है। उसका जो टॉक्सिन है या वायरस है या बैक्टीरिया है, उनका कोई टॉक्सिन है, उसको सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी किल कर देती है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है ये द फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डी इज टू सिग्नल द बीटा सेल्स टू बी एक्टिवेटेड। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है इसका काम जो होता है ये बीटा सेल को इशारा देती है कि आप एक्टिवेट हो जाओ। बीटा सेल क्या है कि ये हमारे दिफाई निज़ाम का इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं या इम्यून सिस्टम ही होता है। बीटा लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं या लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये बीटा सेल जो हैं ये फिर खुद से बॉडी का दिफा करते हैं और इम्यून सिस्टम का हिस्सा बन के बॉडी का दिफा करते हैं और फॉरेन पार्टिकल जो है उसको किल कर देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है ये एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी का कोई रिएक्शन हुआ है या हमारी बॉडी के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल जिससे एलर्जी है उसके रिस्पॉन्स के लिए, उसके जवाब के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम ये शॉर्ट टर्म या एक्यूट इन्फेक्शन के लिए होती है और इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है ये यूज फॉर लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक इन्फेक्शन, यानी कोई इन्फेक्शन बहुत लंबे अरसे का है, ठीक है, तो उसके अंदर ये एंटीबॉडी जो है IgG जो है पैदा होती है। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन या पहले 6 महीने पहले हुआ था कोई इन्फेक्शन तो हमें नहीं पता चला, तो बाद में जब हमने टेस्ट करवाया तो IgG जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर क्या कहते हैं हमने किसी और वजह से टेस्ट करवाया है तो उसमें जो है हमें IgM भी, अगर वो हमें बीमारी है मसलन हेपेटाइटिस का हमने टेस्ट करवा लिया है तो उसमें अगर तो हमें अभी हुआ है हेपेटाइटिस तो IgM जो है वो तो पॉजिटिव होगी, लेकिन उसके साथ IgG भी अगर पॉजिटिव है इट मीन्स के हमें बहुत पहले 6 महीने पहले भी जो है कोई और इन्फेक्शन भी हुआ था। ठीक है, हमें जो है डायरिया भी हुआ था 6 महीने पहले। तो ये है जी एंटीबॉडीज, उनकी टाइप्स। अब है जी IgG जो है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए यूज होती है या उससे हमें लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक इन्फेक्शन का पता चलता है। IgG अबंडेंट इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, यानी ब्लड के अंदर जो है ये मौजूद होती है। वाइल IgM इज ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, IgM जो है ये ब्लड ग्रुप जो है एंटीबॉडीज उसके अंदर जो है ये यूज़ होती है या मौजूद होती है। ठीक है, IgG जो है प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, लेकिन IgM जो है ये ब्लड के अंदर मौजूद होती है। इसी से हमें जो है ब्लड ग्रुपिंग का पता चलता है या ब्लड का जो रिएक्शन होता है वो इसी एंटीबॉडीज़ की वजह से, IgM की वजह से होता है। अब है जी सीरम। सीरम जो है ये लैटिन वर्ड है, रेफर टू वाई द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, वाई वे से निकला है। वे का मतलब होता है जी लिक्विड।
ठीक है। कोई भी लिक्विड जो हमें हासिल होता है वाटरी फ्लूइड, पानी के फ्लूइड की तरह का या लिक्विड की तरह का, महलूल की तरह का जो सॉल्यूशन होता है या लिक्विड होता है, उसको कहते हैं जी सीरम। अब इसकी जो है डेफिनेशन क्या बनेगी कि सीरम होता क्या है। सीरम इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का हिस्सा होता है, खून का हिस्सा होता है। इट इज द ब्लड प्लाज्मा विद आउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और फाइब्रिनोजेन। ये ब्लड प्लाज्मा, इट इज द ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है। ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर आरबीसी वगैरह आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल वगैरह, और उसके ऊपर आपने देखा होगा येलोइश सा या वाइट सा जो फ्लूइड होता है या जिसके अंदर तमाम एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं या सीरम हार्मोन वगैरह होते हैं। तो ये वो ब्लड प्लाज्मा है, लेकिन इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या फाइब्रिनोजेन नहीं होते, ठीक है। कि जब आप देखें कि ब्लड के दो पोर्शन होते हैं, ये देखें, ये ब्लड जब हम थोड़ी देर रखें तो उसके दो पोर्शन हो जाते हैं। तो ये जो ब्लड का ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, इसके अंदर से जो है क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए जाएं, ठीक है। फाइब्रिनोजेन जो कि ब्लड को क्लॉट करवाने में अहम किरदार अदा करती है या ब्लड क्लॉट करवाती है, वो इस प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो ये जो है सीरम बन जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सीरम। वही यहाँ पे लिखा है कि विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ फाइब्रिनोजेन। सीरम इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इट इज अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और फाइब्रिनोजेन। यानी ये खून का हिस्सा होता है, ये ब्लड प्लाज्मा है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बगैर। सीरम डज नॉट कंटेन WBC, RBC और क्लॉटिंग फैक्टर। सीरम के अंदर जो है वो RBC, ये जो सीरम है इसके अंदर ये देखें ब्लड सारा नीचे आ गया, RBC वगैरह, तो ये जो है इसके अंदर RBC, WBC वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर एंटीबॉडीज, एंटीजन और हार्मोन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, या कोई फॉरेन ड्रग हमने जो लेते हैं, ड्रग पार्टिकल वगैरह, वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है इस सीरम के अंदर। क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। सीरम इंक्लूड ऑल प्रोटीन बट क्लॉटिंग इज नॉट। क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉट करने वाले जिस तरह ग्लोबुलिन वगैरह है ये या फाइब्रिनोजेन है, ये इसके अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन बाकी सारी प्रोटीन होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ये NaCl वगैरह, नमकियात वगैरह सारा मौजूद होता है। एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी पैदा करती है, और एंटीजन वगैरह या कोई जो है पैथोजन वगैरह हैं, कोई इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रोब्स है, वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। हार्मोन्स है या कोई भी बैरूनी सब्सटेंस जिस तरह ड्रग है या माइक्रोब्स वगैरह हैं, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये देखें, ये प्लाज्मा और सीरम। अब ये सीरोलॉजी जो होती है, द स्टडी ऑफ सीरम इज कॉल्ड सीरोलॉजी। अब ये जो सीरम की जो स्टडी करते हैं उसे सीरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये बेसिकली ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक को प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे को ये ब्लड कहते हैं। अब ये अगर ब्लड को थोड़ी देर रखा जाए तो प्लाज्मा जो है ये ऊपर येलोइश मटीरियल, वो प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, नीचे वाला जो है वो ब्लड आ जाता है। अब अगर इस ऊपर वाले येलोइश फ्लूइड से हम क्लॉटिंग फैक्टर जो है फाइब्रिनोजेन वगैरह जो कि ब्लड को क्लॉट करवाती हैं उसको निकाल दें, जो बाकी चीज़ें बाकी पीछे बच जाएंगी उसको हम सीरम कहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में और सीरम में फ़र्क ये है कि सीरम जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर के साथ होता है, लेकिन अगर उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए जाए तो वो फिर सीरम बच जाता है। प्लाज्मा इज द लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड है, सेल फ्री पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी ये सेल, इसके अंदर कोई भी ब्लड सेल मौजूद नहीं होते। दैट हैज़ बीन ट्रीटेड विद एंटीकोआगुलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम एंटीकोआगुलेंट के, हम इसके अंदर एंटी कोई भी सब्सटेंस डाल देते हैं तो वो जो है ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता। लेकिन जब ब्लड कोआगुलेट नहीं होगा तो उसका प्लाज्मा जो है उसके अंदर फाइब्रिनोजेन या क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो ब्लड को वो मौजूद रहेंगे। तो इसलिए जब हम कुछ टेस्ट जो होते हैं वो हम इस प्लाज्मा से करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये दूसरी साइड पे जो है ये ब्लड क्लॉट हुआ है, तो जब ब्लड क्लॉट हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो सारे जो है वो इस क्लॉटिंग ब्लड के अंदर आ गए, तो ये सीरम पीछे बच जाएगा।
इसके अंदर अब ये इसको हम प्लाज्मा नहीं सीरम कहेंगे, लेकिन जब इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होंगे, ठीक है, तो उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। अब कुछ टेस्ट जो है वो इस प्लाज्मा से होते हैं, वो इस प्लाज्मा से जो है ये कुछ वायल जो होती हैं वो हम ऐसे उसमें लेते हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो ब्लड को जो है वो क्लॉट करवा देता है, ठीक है। ये ब्लड जिस तरह क्लॉट हो गया तो सीरम बच गया। कुछ टेस्ट अब सीरम से होते हैं, कुछ प्लाज्मा से होते हैं। अब सीरम से जो है वो कौन कौन से टेस्ट हो जाते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल ये जो हेपेटाइटिस के टेस्ट हैं, ठीक है, ये ख़ास तौर पर जो पीसीआर वगैरह करते हैं तो ये सीरम से होते हैं। या हमने कोई अगर पेशेंट की ख़ास तौर पर कोई क्राइम के दौरान जो है, जिस तरह कोई क्राइम होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है कि वो कोई भी टॉक्सिक मटेरियल जो है वो खाने से उसकी डेथ होगी, तो उसका जो है हम सीरम लेंगे। सीरम के अंदर सारे फॉरेन पार्ट, सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, तो जब हम उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन सी ड्रग मौजूद है, तो उसमें पता चल जाता है कि ये वाली ड्रग है, इस ड्रग की वजह से जो है ये पॉइजन हुआ है इसको, तो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है, जहरीला मादा इसके अंदर मौजूद है इस ड्रग का, इस वजह से जो है इसकी डेथ हुई है। अब कुछ टेस्ट जो हैं वो जो हैं वो इसमें प्लाज्मा से होते हैं, जिस तरह शुगर हो गया, सीबीसी हो गया, तो वो प्लाज्मा से होते हैं। लेकिन कुछ टेस्ट जो हैं वो सीरम से होते हैं, जिस तरह ये पीसीआर वगैरह हो गया, हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं, पीसीआर वगैरह हो गया, वो सीरम से होते हैं। लेकिन प्लाज्मा से शुगर हो गया, ये पीटी हो गया, एलएफटी हो गया, सॉरी सीबीसी हो गया, शुगर हो गया, पीटी हो गया, आईएनआर हो गया, तो ये सारे जो हैं ये प्लाज्मा से होते हैं, ठीक है। सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर कोआगुलेशन, ठीक है, ये लिक्विड पार्ट होता है कोआगुलेशन के बाद। लेकिन जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उस क्लॉट के बाद जो मटेरियल लिक्विड पार्ट जो बचता है, लिक्विड जो महलूल बचता है, वो उसको सीरम कहते हैं। Therefore, divide of clotting factor are फाइब्रिनोजिन, और इसमें जो फाइब्रिनोजिन है वो क्लॉटिंग जो है फैक्टर है वो क्लॉट कर देता है, ठीक है। ये उसने सीरम को सिंपली बताया हुआ है। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन, यानी प्लाज्मा के अंदर से येलो फ्लूवर से क्लॉटिंग फैक्टर या फाइब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लॉट करवाता है वो निकाल दें तो वो सीरम मिल जाता है। लेकिन जब हम प्लाज्मा को लिखेंगे तो डेफिनेशन करेंगे तो प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम प्लस फाइब्रिनोजिन, तो ये होता है जी सीरम। अब फाइब्रिनोजिन क्या है जी, ये पहले भी मैंने बताया था आपको कि फाइब्रिनोजिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक प्रोटीन है मेड इन द लीवर, जो कि जिगर के अंदर बनती है, सर्कुलेट इन द ब्लड, और ब्लड के अंदर जो है ये मौजूद होती है। बट ड्यूरिंग इंजरी, जब इंजरी होती है, कोई जख्म होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, तो ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बन एंजाइम। थ्रोम्बन एक एंजाइम है जो कि जब इंजरी होती है तो वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है टू फॉर्म फाइब्रिन बेस्ड क्लॉट। अब ये फाइब्रिन जो है ये फिर ब्लड का क्लॉट बना देती है, तो जब ब्लड का क्लॉट बनता है तो विच स्टॉप द ब्लीडिंग, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करा देता है। जब कोई भी जख्म होता है तो उस जख्म से जो है, जख्म के दौरान जो है हमारी बॉडी जो है वो ब्लड में फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन है, उसको मैसेज मिलता है कि जख्म हो गया है, इंजरी हो गई है, तो वो फ़ौरन से पहले थ्रोम्बन एंजाइम की मदद से एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, उस फाइब्रोजेन को जो है वो फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और वो फाइब्रिन जो है वो क्लॉट बना देती है, जिससे ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग वाली जगह पर क्लॉट बन जाते हैं, और वो जगह जो है वो हील होके जो है क्लॉट बन के वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। थ्रोम्बन इस नेचुरली अकरिंग एंजाइम, थ्रोम्बन जो है ये कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एंजाइम है दैट कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन, ठीक है, जो कि फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है, विच इज एन इंटेग्रल स्टेप इन क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि क्लॉट, ब्लड के क्लॉट बनाने का बुनियादी स्टेप है, बुनियादी जो है वो प्रोसीजर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीरोलॉजी, अब सीरोलॉजी का मकसद क्या होता है, ये सीरम जो हम लेते हैं इसका मकसद क्या है, इट इज यूज इन डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ डिजीज, ठीक है। नंबर 1 है कि ये तशखीस, डिजीज की, बीमारी की तशखीस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं सीरम, ठीक है,
कि ये जितने भी ये फोरेंसिक टेस्ट हो गए, ठीक है, ये जो कानूनी तौर पर जो हम क्राइम वगैरह के जो है टेस्ट करते हैं, या जो है और डिजीज़ का जो है हम जांचने के लिए, जिस तरह हमारे पास जो है ये हेपेटाइटिस वगैरह हो गया, अब उसको जो है जांचने के लिए हम तशखीस के लिए वो हमें सीरम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ में जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव मकसद होता है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैसिव immunity is a short term immunity achieved by the transfer of antibodies or serum like animal or human blood serum used for the infectious disease। अब ये जो सीरम को हम इम्यूनिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के लिए। पैसिव इम्यूनिटी के लिए कैसे है कि कोई सीरम हमने ले लिया उस पर्सन में से कि जो हेल्दी हो, जिसको पहले डिजीज़ हुई हो और वो ठीक हो गया, तो वहाँ से हमने सीरम निकाल के उस पर्सन को जो कि कमज़ोर है, जिसको कोई बीमारी हुई है या डिजीज़ हुई है, या वही डिजीज़ जो पहले उस बंदे को हुई थी, तो उसको हमने उसको सीरम जो है इंजेक्शन के ज़रिए उसके लगा दिया, उसके अंदर जो है उसको सीरम जो है हमने इंजेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई होंगी, पहले से वो प्रोटीन जो है वो बनी हुई होंगी उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, ठीक है। तो वो उस जो है पर्सन जो कि कमज़ोर है, जिसकी अपनी इम्यूनिटी जो है दिफाई निज़ाम कमज़ोर है, जब सीरम हम उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, और उससे जो है वो डिज़ीज़ को जो है वो किल करेगा या डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में जो है वो हेल्प करेगा। अब पर्पस इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरम वो क्या है जी, ठीक है। सीरम की खसूसियात, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड, ये हमें ब्लड से हासिल होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सन बिकेम हेल्दी आफ्टर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ठीक है। ये हम उससे हासिल करते हैं जो कि पहले जिसको बीमारी हुई हो और वो ठीक हो गया। अब जिस तरह ये कोरोना है, ठीक है, तो इसमें ये आपने प्लाज्मा थेरेपी का एक सुना होगा कि जो ठीक हो जाता है उसका ब्लड लेते हैं और लेके जो दूसरा पेशेंट जिसको कोरोना हुआ है उसको लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जिस पर्सन को हुआ था अब वो ठीक हो गया, उसके अंदर जो है उस कोरोना वायरस के खिलाफ जो है दिफाई निज़ाम बड़ा मजबूत है, ठीक है, कि उसने जो है कोरोना को जो है वायरस को किल कर दिया है, वो ठीक हो गया, यानी उसका जो है अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं या उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हम उसका सीरम निकालेंगे, प्लाज्मा निकाल लेंगे, ठीक है। वो प्लाज्मा निकाल कर जो है हम वो जो दूसरा पेशेंट है जो जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या किसी और बंदे को जो है वो कोरोना हुआ है, तो हम वो प्लाज्मा सीरम जो है वो सीरम उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो जब उसका इंजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ तो हैं, ठीक है, वो दिफाई निज़ाम जो है स्ट्रॉन्ग वो जो है इम्यून सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल है, उसके अंदर ठीक एंटीबॉडीज़ है जो ने पहले जो है कोरोना को जो है किल किया हुआ है। तो जब उसके अंदर जाएगा तो वो उस पेशेंट के जो है जिसको कोरोना वायरस हुआ है और उसका जो है वायरस को जो है वो किल करने में जो है उसके अपने इम्यून सिस्टम की हेल्प करेगा। तो वहाँ से जो है इसका ये भी एक खसूसियत है सीरम की, ठीक है। इसको हम टू ट्रीट द डिजीज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सन बिकेम हेल्थी आफ्टर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड एट वंस, इसमें जो है इम्यूनिटी जो है हम उससे एक ही दफ़ा जो है प्लाज्मा लेते हैं और उससे एक ही दफ़ा जो है, अब मैंने अगर एक दफ़ा लगा लिया किसी से लेके सीरम, मेरा अगर खुदा ना खास्ता इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, मैंने एक ही दफ़ा उसको लगा सकूँगा अपने आप, ठीक है। मुझे खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हुई तो मैंने उस बंदे से लिया जिसको पहले वही बीमारी हुई, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता जो है मुझे कोरोना हो जाता है, तो जिस बंदे को पहले कोरोना हुआ था वो ठीक हो गया, तो उसका सीरम मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा, तो मेरा जो है इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाएगा और कोरोना को जो है वो किल करने में, उस वायरस को किल करने में मेरी बॉडी की हेल्प करेगा। तो उसको जो है वो एक ही दफ़ा मैं यूज़ कर सकता हूँ, बार बार नहीं कि बार बार जो है वो मुझे वो सीरम लगाते रहेंगे। ओनली वन डोज इज़ गिवन, इसकी जो है एक ही डोज जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि एक ही दफ़ा मैं ले सकता हूँ, अगर एक दफ़ा उसने काम नहीं किया तो इट मीन्स के क्या कहते हैं वो इम्यून सिस्टम या वो सीरम जो है वो इतना ताकतवर नहीं है या इस काबिल नहीं है कि जो मेरे अंदर कोरोना है उसको जो है वो किल कर सके, वो एक ही दफ़ा यूज़ करने से पता चल जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरम। So this is all about today's lecture. Thank you so much for your kind attention.